इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने Next.js एप्लीकेशन के अंदर नेक्स्ट ऑथ लाइब्रेरी का यूज करके लॉगिन विथ गूगल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहले इस लाइब्रेरी का नाम नेक्स्ट ऑथ था, अब इसका नाम चेंज होकर ऑथ जेएस बन गया है। तो ऑथ जेएस लाइब्रेरी को यूज करके हम लॉगिन विथ गूगल इंप्लीमेंट करेंगे और उसके लिए मैंने एक सिंपल सी Next.js की एप्लीकेशन बना ली है। यहाँ पर एक लॉगिन का पेज है और लॉगिन पेज के ऊपर एक साइन इन कंपोनेंट बोल सकते हैं या लॉगिन कंपोनेंट बोल सकते हैं और यहाँ पर एक बटन है। एक फॉर्म का यूज करके मैंने बटन बनाई है। अभी इस बटन के ऊपर क्लिक करने पर कुछ होता नहीं है, बस जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, फॉर्म को रिलोड कर देना, बस वैसे ही हो रहा है। मतलब पेज को रिलोड कर देना, यही चीज हो रहा है। और एक होम पेज है हमारा। यहाँ पर अगर हम होम पेज के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर एक यूजर प्रोफाइल का कार्ड दिख रहा है। यहाँ पर यूजर का नाम और ईमेल और उसका इमेज ये दिख रहा है और सेशन एक्सपायर्स ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है। एक लॉग आउट का बटन है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर भी क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है, बस केवल हमारा पेज रिलोड हो जा रहा है। ये सब कुछ हार्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअल में यूजर लॉग्ड इन नहीं है। इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। एकदम मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया था। जब वो पूछता है आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे मैंने यस पे सेलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर हमारा ये होम पेज है। इस होम पेज के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यूआई के ऊपर दिख रही है, यूजर का नेम, ईमेल और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस एक्सपायर्स वाली इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ये सब कुछ मैंने हार्ड कोड करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया है। ठीक है। और ये एक सेशन नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर यूजर नाम का भी एक ऑब्जेक्ट है। यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, ईमेल और इमेज, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। और सेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सपायर्स नाम की प्रॉपर्टी है। ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मैंने क्यों बनाया है इसी स्ट्रक्चर में, इसलिए बनाया है क्योंकि जो ऑथ जेएस है या फिर नेक्स्ट ऑथ लाइब्रेरी जो है, जब उसके उसके थ्रू हम लॉगिन करेंगे तो वो इसी फॉर्मेट में हमें सेशन ऑब्जेक्ट देता है। ठीक है। तो उसी का यूज करके हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, नेक्स्ट ऑथ से सेशन लेके इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा देंगे, तो हमें बाकी और कोई कोड के अंदर चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस स्ट्रक्चर के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। फिर यहाँ पे मैंने डेट को फॉर्मेट करके प्रॉपर स्ट्रिंग के अंदर करके यहाँ पे मैंने यूआई के ऊपर दिखा दिया, इमेज को, नेम को। ठीक है। नेम, इमेज और यहाँ पे डेट है। और ऐसे ही ईमेल होगा यहाँ पे। ईमेल कहाँ है? ये ईमेल, ईमेल भी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा होम पेज है। और यहाँ पर एक साइन आउट का भी बटन है, जो कि साइन आउट कंपोनेंट है। इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इसके ऊपर आते हैं हम। ये कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मैंने रखा है। यहाँ पर कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर है। इसके अंदर बस सिंपल सा एक फॉर्म है और उसके अंदर एक एसवीजी है, जो कि इस आइकन को दिखा रहा है। लॉग आउट आइकन है ना, ये एसवीजी वाला आइकन है। ठीक है, बस इतना है। मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी हम नहीं यूज कर रहे हैं, आइकन के लिए भी नहीं और लॉगिन लॉग आउट के लिए भी नहीं, किसी भी चीज के लिए कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं यूज कर रहे हैं। ऐसे ही साइन इन कंपोनेंट जो हमारा है, ये कंपोनेंट इस लॉगिन पेज के ऊपर यूज हो रहा है। लॉगिन पेज के ऊपर हम बस केवल साइन इन कंपोनेंट को इंपोर्ट करके दिखा रहे हैं। और साइन इन कंपोनेंट किस तरह से दिखता है, यहाँ पर अगर आके आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं है। टेलविंड का यूज करके एक फॉर्म बना लिया हमने, और ये जो फॉर्म है, ये लॉगिन विथ गूगल का जो बटन है और आइकन है वो दिखाता है। एक बार मैं फिर से लॉगिन पेज के ऊपर आ जाता हूँ। कहाँ गया हमारा लॉगिन पेज? एक बार मैं मैनुअली चला जाता हूँ स्लैश लॉगिन के ऊपर। तो ये हमारा लॉगिन का पेज है। ये कंपोनेंट हमारे लॉगिन पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो बस इतना सा कोड है और कुछ भी नहीं है। और ये स्टार्टर कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको गिटहब रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा, या फिर अगर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं तो आपको रिसोर्सेज सेक्शन के अंदर ये कोड मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कोड है यहाँ पे। इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जब हम लॉगिन पेज के ऊपर आए और यहाँ पर लॉगिन विथ गूगल करें, तो एक्चुअल में वो यूजर लॉगिन हो जाए। और हम डेटाबेस भी यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा मोंगोडीबी का डेटाबेस है। लॉगिन होने के बाद उस यूजर की इंफॉर्मेशन डेटाबेस तक सेव हो। अगर वो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तब तो डेटाबेस के अंदर सेव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो यूजर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उस यूजर को डेटाबेस के अंदर सेव भी करवाएंगे। ये सारा काम हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉगिन विथ गूगल इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग नेक्स्ट ऑथ। यहाँ पर हम सर्च करेंगे नेक्स्ट ऑथ। तो ये नेक्स्ट ऑथ की वेबसाइट के ऊपर हम आ गए हैं, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा है, और यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ा सा पैडिंग या मार्जिन भी नहीं दिया, एकदम ऊपर से टच हो रहा है। और ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ऑथ जेएस इज बिकमिंग ऑथ जेएस। ठीक है।
तो ये वाला डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, तो हम auth.js यूज़ करेंगे, नेक्स्ट ऑथ नहीं यूज़ करेंगे, वो पुराना हो चुका है। ठीक है, auth.js.dev ये है मेन वेबसाइट जहाँ पर हम आएंगे। अगर आप चाहें तो आप सीधा auth.js ये सर्च कर लीजिए और auth.js की वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा। यहाँ पर ये पहले जो नेक्स्ट ऑथ था वो केवल नेक्स्ट जेएस को सपोर्ट करता था। अब ऑथ जेएस बन गया ना, तो मल्टीपल फ्रेमवर्क्स को भी, जैसे कि एक्सप्रेस को, नेक्स्ट को, ये क्या है, क्विक है शायद, ये स्वेल्ट है, वैसे ही मल्टीपल फ्रेमवर्क्स को ये सपोर्ट करता है। हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट जेएस सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अभी ये चीज़ बीटा में है, लेकिन हम इसी का यूज़ करके पढ़ेंगे। फ्यूचर में जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये बीटा से बाहर हो चुका रहेगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से इंस्टॉल करेंगे, उसका कमांड यूज़ करके हम रन कर देंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने टाइपस्क्रिप्ट इसलिए यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर है, तो हमें कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहीं से पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये हमने किया है। अब ये कमांड रन करनी है। ये कमांड क्या करेगी, एक env.local नाम का एक फोल्डर बनाएगी, एक फोल्डर नहीं, एक फाइल बनाएगी और उसके अंदर एक auth secret नाम की वैल्यू ऐड कर देगी। इसी का यूज़ करके वो सेशंस को साइन करेगी, सेशन को या फिर JWT को साइन करके वो हमारा सेशन क्रिएट करेगी। ठीक है, तो इस कमांड को हम रन करते हैं और यहाँ पर अभी .env.local नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखो क्रिएट हो गई हमारी फाइल .env.local वाली फाइल। ये बेसिकली एक रैंडम कुकी है, जैसे हमने जब मैनुअली साइन किया था ना crypto.hmac का यूज़ करके, वहाँ पर हमने बोला था कि एक रैंडम सीक्रेट वैल्यू होनी चाहिए, तो वैसे ही ये भी एक रैंडम सीक्रेट वैल्यू है जिसका यूज़ करके ये सेशन को साइन करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये JWT यूज़ करता है और हम भी JWT ही यूज़ करेंगे, इसका JWT वाला सिस्टम यूज़ करेंगे, लेकिन ये सेशन बेस्ड लॉगिन भी कर सकता है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कैसे सेटअप कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ये मतलब क्रिएट हो गया है। ठीक है, हमारा ऑथ सीक्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, auth.ts नाम की फाइल क्रिएट करनी है हमारे रूट फोल्डर के अंदर। तो ये हम चलो क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर आएंगे और सबसे बाहर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, auth.ts नाम की फाइल बन गई है। इसके अंदर हम इसका पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे। इतना कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें ये फाइल क्रिएट करनी है ऐप फोल्डर के अंदर। तो ऐप फोल्डर ऑलरेडी है, हम एपीआई फोल्डर के अंदर ये एपीआई के अंदर ऑथ नाम का फोल्डर, उसके अंदर नेक्स्ट ऑथ, उसके अंदर route.ts ये हमें करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ऐप फोल्डर को सेलेक्ट करके एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए ऐसा करेंगे और हम ये पूरा पाथ यहाँ पे डाल देंगे। ये करके एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर ये फाइल भी बन जाएगी। इस तरह से हम डायरेक्टली एक ही बार में फाइल और फोल्डर सब कुछ बना सकते हैं। हमारा route.ts फाइल बन गया है। अब इस फाइल के अंदर हम ये कोड कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं समझाऊंगा अभी। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट ऑथ का यूज करके अपना सेटअप कर रहे हैं और नेक्स्ट ऑथ हमें कुछ कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे हैंडलर्स को प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पर हम हैंडलर्स को उस फाइल से इंपोर्ट करके गेट और पोस्ट हैंडलर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही साइन इन साइन आउट का भी ये मेथड प्रोवाइड करता है, इसको भी हम यूज करके देखेंगे अभी आगे चलेंगे तो। ठीक है, तो इतना कर दिया हमने। अब middleware.ts फाइल बनाना है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट ऑथ को बाद में पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिकेशन सेक्शन में हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमें मिडलवेयर आना जरूरी था और अब हमने मिडलवेयर पढ़ लिया है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। middleware.ts फाइल बना लिया है हमने और उसके अंदर हमें ये कोड लिख देना है। ठीक है, ये कोड लिख देना और इसको बंद कर देना है। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर ये सेटअप एक तरह से कंप्लीट हो गया, अब हमें इसको यूज करना है। ठीक है, लॉगिन बटन के ऊपर हमें अपना लॉगिन विद गूगल लगाना होगा। यहाँ पर देखो अब इतना सेटअप कर लिया है, अब हमें बेसिकली बताना है कि किस तरह से लॉगिन करना है। लॉगिन विद गूगल करना है, लॉगिन विद गिटहब करना है, या फिर लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है, जैसे क्रेडेंशियल्स है ना। अगर हम ये वाला स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो ये लॉगिन विथ पासवर्ड और ईमेल ये भी कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट ऑथ सजेस्ट करता है कि आप कोई एक प्रोवाइडर यूज करिए, चाहे गूगल, चाहे गिटहब, चाहे एक्स, कोई भी प्रोवाइडर आप यूज करिए। तो हम लॉगिन विथ गूगल यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले गूगल के डैशबोर्ड के ऊपर जाके हमें सेटअप करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है गूगल डेवलपर
कंसोल ये चीज़ सर्च करना है और यहाँ पर आ जाना है। ये अगर आपने पहली बार ओपन किया है तो थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन माँग के कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा, आप वो कर देना, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और इसका कुछ नाम दे देना आप, जैसे कि नेक्स्ट ऑथ ये नाम दे देना है और क्रिएट कर लेना है। ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी क्रिएट हो चुका नहीं है, क्रिएट हो रहा है। ये क्रिएट हो रहा है मतलब हो चुका है। अब हम सेलेक्ट प्रोजेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें सर्च करना है ओऑथ। यहाँ पर ओऑथ कंसेंट स्क्रीन ये सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमें अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, ठीक है? यहाँ पर हम एक ऐप क्रिएट करेंगे। इसका नाम दे देते हैं नेक्स्ट गूगल ऑथ। ये नाम दे देंगे। कोई ईमेल एक सेलेक्ट कर लेना, मैं अपना ही ईमेल सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट करना है और ये एक इंटरनल ऐप है कि एक्सटर्नल ऐप है, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होगी कि नॉर्मल यूज़र्स यूज़ करेंगे, तो हम इसको एक्सटर्नल सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं फिर से वही ईमेल दे देता हूँ। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसको कंटिन्यू करके फिनिश कर देना है। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन बन जाएगा। अब इसके लिए हम क्रिएट ओऑथ क्लाइंट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर क्रिएट ओऑथ क्लाइंट है, उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। एप्लीकेशन टाइप वेब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नेम यहाँ पर भी हम वही नाम दे सकते हैं, नेक्स्ट ऑथ गूगल, या फिर कोई भी नाम दे सकते हैं, एग्जैक्ट नाम देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑथ ऐप ऐसा नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर हमें देखो अब इतना कर लिया हमने। अब यहाँ पर प्रोवाइडर्स के अंदर हमें कॉल बैक यूआरएल सेट करना है और उसके अंदर ये चीज़ सेट करना है, ठीक है? तो आगे ऑरिजिन रहेगा, तो अभी हमारा ऑरिजिन जो है वो लोकल होस्ट है। हम लोकल होस्ट 3000 ले लेंगे। यहाँ पर ऐड रीडायरेक्ट यूआरआई इसके अंदर हम ऐड करेंगे और यही होता है हमारा कॉल बैक यूआरएल, ठीक है? रीडायरेक्ट यूआरआई को हम कॉल बैक यूआरएल बोलते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। ये ऐड कर दिया और फिर उसके बाद ऑरिजिन के बाद हम ये इतना एपीआई वाला हिस्सा ऐड कर देंगे। ये स्लैश ऑलरेडी है तो स्लैश को मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया था, तो उसको हटा के इस तरह से मैं सेटअप कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूंगा। इतना कर दिया हमने। अब ये क्लाइंट आईडी यहाँ पे हमें एक दे रहा है, इस क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गया और ओके कर देंगे। और अभी एक सीक्रेट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इस ऐप को हम ओपन करेंगे और अभी ये क्लाइंट आईडी दिखा रहा है। ये क्लाइंट सीक्रेट भी क्रिएट हुआ है लेकिन वहाँ पे दिखा नहीं रहा था। इधर साइड में एक क्लाइंट सीक्रेट भी क्रिएट हो गया, तो हम इसको भी कॉपी कर लेंगे। क्लाइंट आईडी भी कॉपी कर लिया, क्लाइंट सीक्रेट भी कॉपी कर लिया और हमने लगभग पूरा सेटअप यहाँ पे जो करना था वो कर दिया हमने। अब यहाँ पे आते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर हमें ये चीज़ सेटअप करना है, ठीक है? इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर .env.local के अंदर हमें ये सेटअप करना है। क्लाइंट आईडी के अंदर ये क्लाइंट आईडी की वैल्यू डालनी है। ये है क्लाइंट आईडी जो हमने कॉपी किया था। और क्लाइंट सीक्रेट के अंदर क्लाइंट सीक्रेट की वैल्यू डालनी है। और ये क्लाइंट सीक्रेट पब्लिकली नहीं दिखाना होता है। क्लाइंट आईडी आप पब्लिकली दिखा सकते हैं लेकिन क्लाइंट सीक्रेट नहीं दिखाना होता है। मैं यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अभी मैंने ये सेटअप कर लिया है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। इतना हमने सेटअप कर लिया। अब यहाँ पर हमें जो auth.ts फाइल थी उसके अंदर हमें ये चीज़ इंपोर्ट करके प्रोवाइडर के अंदर गूगल सेट कर देना है, ठीक है? auth यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम गूगल सेट कर देंगे, इतना। और क्या करना है, ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी कर दिया, इसमें कुछ नहीं करना है। अब हमें साइन इन बटन के ऊपर जो हमारी साइन इन बटन थी उसके अंदर ये चीज़ इंपोर्ट करके एक्शन के एट्रीब्यूट के ऊपर ये चीज़ डाल देना है। तो यहाँ पर हम सर्वर एक्शंस को भी यूज़ करने वाले हैं। ये चीज़ जो है ये सर्वर एक्शन है, ठीक है? तो इसीलिए हमने सर्वर एक्शन भी पढ़ लिया, उसके बाद हम ऑथजेस पढ़ रहे हैं। तो चलो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर आ जाता हूँ अपने साइन इन फाइल के अंदर। साइन इन जो साइन इन बटन और फॉर्म जो है वो ऑलरेडी बना लिया। तो ये साइन इन को इम्पोर्ट करके और ये एक्शन प्रॉप यहाँ पे सेट कर देना है। यहाँ पर फॉर्म के ऊपर हम एक्शन सेट कर देंगे
और उसकी वैल्यू यूज सर्वर एक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, इतना कर देंगे। और ये फॉर्मेट नहीं हो रहा, एक बार राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट कराता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगर प्रिटियर, हाँ फॉर्मेट हो गया प्रॉपरली। अब इतना करने से ये साइन इन हो जाएगा, साइन इन काम करने लगेगा। चलो मैं साइन इन करवाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और अभी हम लॉगिन पेज के ऊपर हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, साइट हमारी बंद हो चुकी है शायद। अच्छा, हमने तो सर्वर स्टॉप कर दिया था, दोबारा स्टार्ट ही नहीं किया। एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, लॉगिन पेज भी कंपाइल होके ओपन हो गया होगा। ये ओपन हो गया। अभी मैं यहाँ पे साइन इन विथ गूगल के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखो ये ओपन हो गया हमारा। जो भी अकाउंट चूज करने का ऑप्शन था वो आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है बाय कंटिन्यूइंग गूगल विल शेयर योर नेम, ईमेल एड्रेस, प्रोफाइल विथ नेक्स्ट गूगल ऑथ। ये हमारी ऐप का नाम है जो हमने सेट किया था। इस ऐप के साथ हमारी इतनी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू कर दिया, बस लॉगिन हो गया यूज़र। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि लॉगिन हो गया है? और अगर लॉगिन हो गया तो यूज़र की इंफॉर्मेशन कहाँ से दिखेगी? उसके लिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही आएंगे। यहाँ पर देखो ये हो गया, ये बोल रहा है कि क्लिक साइन इन विथ गूगल बटन। अगर सब कुछ सही गया तो ठीक है। ठीक है, अगर सब कुछ सही गया यानी कि अब आप लॉगिन हो चुके हैं। अब इसकी वैल्यू हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर होगा सेशन मैनेजमेंट। ठीक है, और गेट सेशन ये फंक्शन हम ओपन कर लेंगे। गेट सेशन के अंदर बताया गया है कि जब लॉगिन कर लेगा यूज़र तो सेशन को कैसे गेट करेंगे। उसके लिए हम ऑथ फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि वो auth.ts फाइल थी ना, उससे हम इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं। एक बार मैं auth.ts फाइल दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने ये जो एक्सपोर्ट किया है ना, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ये चीज़ ऑथ, इसी ऑथ को हम यूज़ करेंगे अपने होम पेज के अंदर। हमारा होम पेज ये है। अब यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, कंट्रोल स्पेस दबा के इंपोर्ट कर लेंगे। ये इंपोर्ट हो गया, इसको बस हमें कॉल कर देना है। और यहाँ पर देख लेते हैं, अवेट यहाँ पे लगाना है क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न करेगा। कॉन्स्ट मैं एस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर इसको सेव कर लेता हूँ, और अवेट के लिए मुझे यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा। एसिंक लगा दिया हमने, और यहाँ पर नीचे मैं एस को कॉन्सोल लॉक कर लेता हूँ। यहाँ पर एस को कॉन्सोल लॉक कर रहा हूँ, और नीचे मैं सेशन को भी कॉन्सोल लॉक कर लेता हूँ, जो कि मैंने हार्ड कोड करके रखा है। ठीक है, इतना मैं दोनों को कॉन्सोल लॉक कर लेता हूँ। अब होम पेज के ऊपर जाएंगे, होम पेज के ऊपर मैनुअली हम चले जाएंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे दो कॉन्सोल लॉग्स आ रहे हैं। एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, दोनों का स्ट्रक्चर देखो सेम है। एक लाइन नंबर 6 से प्रिंट होकर आ रहा है और एक लाइन नंबर 18 से प्रिंट होकर आ रहा है। लाइन नंबर 6 से ये वाला यस प्रिंट होकर आ रहा है, जो कि ऑथ फंक्शन से हमें मिला है। लाइन नंबर 18 से ये हार्ड कोडेड जो हमने स्ट्रक्चर सेव किया था वो प्रिंट होकर आ रहा है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर एक्सपायर्स नाम की प्रॉपर्टी है, जैसे हमने सेट किया था एक्सपायर्स नाम की प्रॉपर्टी एग्जैक्ट वैसे ही है। ठीक है, और फिर इस यूजर नाम की प्रॉपर्टी है दोनों के अंदर। हम इसकी यूजर प्रॉपर्टी ओपन करते हैं। यहाँ पर ईमेल देखो procoder@gmail.com, जिस ईमेल का यूज करके हमने साइन इन करवाया था वो ईमेल यहाँ पे दिखा रहा है, और उसका यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर भी है और नाम भी है। अब हम इसको अपने यूआई के ऊपर दिखा सकते हैं। तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू हमें नहीं दिखेगी, जो हार्ड कोडेड दिख रहा है ना वो नहीं दिखेगा। हमें क्या करना है, बस ये सेशन ऑब्जेक्ट को डिलीट करके मैं इसका नाम कॉपी कर लूँगा बस, और ऑथ जो रिटर्न कर रहा है उसका नाम मैं सेशन कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर ये टाइपस्क्रिप्ट की एरर आ रही है। इसको पता नहीं है कि सेशन के अंदर यूजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये सेशन नल भी हो सकता है अगर यूजर ने लॉगिन नहीं किया है। तो अभी हम इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पर आते हैं, लेकिन यूआई में कोई दिक्कत नहीं है। यूआई में देखो ये लॉग्ड इन यूजर दिख रहा है। हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ नॉट सेशन। ठीक है, अगर सेशन नहीं है तब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। इधर मैं अगर रिटर्न करवा दूँ तो देखो एरर चली गई, ये टाइपस्क्रिप्ट की एरर है। लेकिन हम ऐसे ही रिटर्न नहीं करवाएंगे, हम नेविगेट करवा देंगे। नेविगेट नाम का मेथड मिलता है इसके द्वारा, नेक्स्ट चीज के द्वारा नेविगेट, या फिर रीडायरेक्ट नाम का मेथड है, मैंने भूल गया था नाम। ये नेक्स्ट नेविगेशन से हमें रीडायरेक्ट नाम का मेथड मिलता है। हम लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देंगे।
इस तरह से हमने रीडायरेक्ट करवा दिया। तो इससे क्या होगा, टाइपस्क्रिप्ट की एरर भी चली जाएगी और अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो सीधा लॉगिन पेज के ऊपर भी रीडायरेक्ट हो जाएगा। दो काम हमने करवा लिए। और यहाँ से अगर मैं रिटर्न कीवर्ड को हटा भी देता हूँ तब भी ये एरर नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है जब रीडायरेक्ट हो जाएगा यहीं से तो आगे का कोड रन ही नहीं होगा, रीडायरेक्ट वहीं से खत्म कर देगा, दूसरा पेज हमारा यहाँ से रेंडर होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रिटर्न कीवर्ड भी हटा सकते हैं। अभी के लिए मैं रखता हूँ और एक बार यूआई के ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं। नीचे कुछ एरर आ रही है यहाँ पर। ये एरर क्या है, ये यूजर इज पॉसिबली अनडिफाइंड, कि यूजर जो है वो अनडिफाइंड हो सकता है, इसीलिए ये एरर भी आ रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट की एरर है, जावा स्क्रिप्ट की एरर नहीं है ये, मतलब एक्चुअल एरर नहीं रहेगी। ठीक है, जो हमारा पेज सही रहेगा तो एरर नहीं आएगी। हम इस चीज को, इस पूरे कार्ड को ही एक उसके अंदर सेट कर सकते हैं, यूजर, एक मिनट, इस तरह से नहीं, ऐसे यूजर डबल एंड, फिर यहाँ पर हम ये दिखा देंगे, एक मिनट, ये करली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाना था, यहाँ पर हम ये पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एरर आ रही थी ये एरर भी नहीं आएगी। अब ये क्या आ रहा है, तो अभी भी यहाँ पर ये एरर आ रही है कि इसकी वैल्यू पॉसिबली नल या अनडिफाइंड हो सकती है, तो इसीलिए मैं टाइपस्क्रिप्ट नहीं यूज करता हूँ जब पढ़ा रहा होता हूँ। बेसिकली एक्चुअल में कोई एरर नहीं होगी हमारे पेज के ऊपर, टाइपस्क्रिप्ट ही बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड हो सकता है, तो इसको मैं टाइपस्क्रिप्ट को सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहाँ पे एज स्ट्रिंग कर देता हूँ, एज स्ट्रिंग। तो यहाँ से बाकी सारी एरर्स चली जाएंगी। हमारे पेज के ऊपर टाइपस्क्रिप्ट की भी कोई एरर नहीं है। हम अपने यहाँ पर आ जाते हैं और इधर हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा पेज खुल रहा है क्योंकि यूज़र लॉग्ड इन है। यहाँ पर यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब कुछ मिल रही है, सेशन मिल रहा है, वहाँ से हम यूज़र को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने पेज के ऊपर दिखा रहे हैं। लेकिन यही पेज मैं एक दूसरे अकाउंट के अंदर ओपन कर लेता हूँ, इस अकाउंट के अंदर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर हम होम पेज के ऊपर जैसे ही जाएंगे, लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑथ है वो रिटर्न करेगा नल। ठीक है, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग भी करवा देता हूँ, सेशन आएगा नल, और जब सेशन नल रहेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे लॉगिन पेज के ऊपर। अभी मैं कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे साइड में, एंटर प्रेस किया मैंने, देखो हम डायरेक्टली लॉगिन पेज के ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पर ये कंसोल लॉग मतलब कंसोल प्रिंट ही नहीं हुआ क्योंकि उस पेज से रिडायरेक्ट हो गए हैं हम शायद, तो ये रिलोड हो गया पेज। ठीक है, उस पेज का कोड यहाँ पे प्रॉपरली रन नहीं हुआ है। ठीक है, हम रिडायरेक्ट कर गए यहाँ पे। यहाँ पर कोई कंसोल नहीं रन हो रहा है लेकिन सर्वर के ऊपर हमारे रन हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सर्वर के ऊपर ये नल प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर तो हमें कंसोल लॉग दिखता ही है और यहाँ पर भी नल नहीं दिखेगा, प्रॉपर सेशन हमें दिखेगा। ठीक है, तो इतना कर लिया। अब हम लॉग आउट की फंक्शनलिटी भी इंप्लीमेंट करते हैं। पहले लॉग आउट इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे लॉग इन कर रहा है, कैसे इसको पता चल रहा है कि यूज़र लॉग्ड इन है। ठीक है, तो ये JWT टोकन्स का यूज़ कर रहा है। एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे कुकीज़ को सेलेक्ट कर लेना है, कुकीज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर स्टोर्ड है। ठीक है, ये है JWT और हर एक रिक्वेस्ट के साथ ये टोकन हमारे बैकएंड तक आता है। बैकएंड इसको वेरीफाई करके चेक करता है कि ये वैलिड टोकन है कि नहीं, और फिर हमें ये यूआई के ऊपर हमें अपना यूज़र का इन्फॉर्मेशन दिखता है। अगर मैं दूसरे अकाउंट के अंदर लॉगिन करवाता हूँ तो इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। मैंने लॉगिन करवाया, अभी यहाँ पे लॉगिन के ऊपर हमने वो लॉजिक नहीं लगाया कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो ऑटोमेटिकली होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाए, ये लॉजिक हमने नहीं लगाया। लेकिन मैनुअली अगर आते हैं तो ये देखो इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब हम लॉग आउट का भी फीचर इंप्लीमेंट करते हैं। अभी तक हमारा यूज़र तो लॉग्ड इन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे डेटाबेस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं सेव करवा रहे हैं। डेटाबेस के अंदर सेव करवाना पड़ेगा ताकि पता चले कि कौन सा यूज़र लॉगिन किया है। हमारे डेटाबेस के अंदर यूज़र की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी बेसिकली कुकी के बेसिस पर ये काम हो रहा है। कुकी के अंदर सर्वर हमारा वो टोकन भेज देता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, सर्वर उस टोकन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, यूज़र का नेम, यूज़र का ईमेल, प्रोफाइल पिक्चर सब कुछ रहती है, वहीं से वो वेरीफाई करके रिटर्न कर देता है। ठीक है, वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग आउट की फंक्शनलिटी भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये साइन आउट है,
यहाँ पर सेशन मैनेजमेंट का जो हमने ओपन किया था, यहाँ पर साइन आउट का भी होगा। ये साइन इन एंड साइन आउट गेट सेशन का ये है, ठीक है। यहाँ पर ये सेशन मैनेजमेंट के अंदर इसके ऊपर था साइन इन एंड साइन आउट। साइन इन तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब साइन आउट भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो साइन आउट के लिए हमें इतना चीज़ कॉपी कर लेना है। ये तो साइन इन है, साइन आउट कहाँ है, यह साइन आउट। साइन आउट के लिए हमें इतना चीज़ कॉपी कर लेना है और अपने साइन आउट वाले फॉर्म के अंदर आके ये ऐड कर देना है। यहाँ पर फॉर्म के अंदर ये एक्शन एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे और ये हमें ऑथ वाली फाइल से मिल जाएगा। auth.ts फाइल जो हमने बनाया था ना, वहाँ से हमने साइन आउट फंक्शन को भी एक्सपोर्ट किया है। ये इसी फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे साइन आउट फाइल के अंदर, ठीक है। इतना कर दिया। अब हम यहाँ पे अगर आके देखते हैं तो साइन आउट भी वर्क करेगा। मैं यहाँ पे साउंड बोल रहा हूँ, साइन आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये साइन आउट हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली लॉगिन के ऊपर रीडायरेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि हमने होम पेज के ऊपर ये लॉजिक लिखा है कि अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो उसको लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दो। लेकिन लॉगिन पेज के ऊपर ये लॉजिक नहीं लिखा है। तो लॉगिन पेज के ऊपर भी ये लॉजिक लिखते हैं हम। लॉगिन पेज का कंपोनेंट खोल लेते हैं, ये हमारा पेज कंपोनेंट, और उसके ऊपर हमें ये लॉजिक लिखना है। इतना चीज़ हमें लिखना है, बस कंडीशन को फ्लिप कर देनी है, पेज को होम पेज कर देना है। और लॉगिन पेज का ये है हमारा कंपोनेंट होम पेज, मतलब पेज कंपोनेंट। यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे। ऑथ को हम इंपोर्ट कर लेंगे, ऑथ इंपोर्ट हो गया। रीडायरेक्ट को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवाएंगे, लॉगिन पेज के ऊपर नहीं रिडायरेक्ट करवाएंगे। और जब सेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर हटा देंगे। जब सेशन रहेगा तो हम होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा देंगे। तो अभी मैं यहाँ पर वो करता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन किया, ऑटोमेटिकली हम होम पेज के ऊपर आ गए हैं। लॉग आउट करेंगे, ऑटोमेटिकली हम लॉगिन पेज के ऊपर आ गए हैं। अब अगर हम होम पेज के ऊपर जाएंगे भी मैनुअली, तब भी ये ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अभी ये रीडायरेक्ट वाला लॉजिक हम कमेंट कर देते हैं, बस केवल रीडायरेक्ट वाला ही लॉजिक कमेंट कर देंगे। यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये मैं रिटर्न यहाँ पे रखूँगा ताकि एरर ना आए। रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न एक एम्प्टी JSX फ्रेगमेंट, बस इतना रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इतना कर दिया हमने। दूसरा चीज़ मुझे ये बताना है कि जब हम लॉगिन करते हैं, जैसे ये लॉगिन वाला कंपोनेंट है ना, तो इसके ऊपर हम सेकंड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ये वाला हमारा जो फंक्शन है, यहाँ पर हम सेकंड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा। ये देखो, फर्स्ट आर्गुमेंट हम पास करते हैं प्रोवाइडर, यानी कि जैसे लॉगिन विद गूगल करना है। उसके बाद कॉमा, कॉमा एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि ऑप्शंस ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं। और उसके अंदर हम बोल सकते हैं रीडायरेक्ट टू, कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, और हम अपना URL दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे रीडायरेक्ट टू और स्लैश। तो लॉगिन करने के बाद स्लैश के ऊपर रीडायरेक्ट कर दो। तो जब लॉगिन का एक्शन परफॉर्म होगा, जब यूजर साइन इन कर लेगा, वैसे ही तुरंत ही होम पेज के ऊपर ये कोड रीडायरेक्ट कर देगा। अभी मैं यहाँ पे साइन इन करके दिखाता हूँ, और साइन इन पेज से हमने रीडायरेक्ट का लॉजिक हटा दिया, लेकिन अभी भी ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। देखो, हमने लॉगिन किया, ये रीडायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम मैनुअली इस पेज के ऊपर जाते हैं, तब ये रीडायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो लॉजिक जो है, ये हमने जो लॉजिक लिखा है, ये तब परफॉर्म होता है जब साइन इन का टास्क हो रहा होता है, जब यूजर लॉगिन कर रहा होता है, उस बटन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन करेगा, तभी ये रीडायरेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो ये भी हमें सेट करना चाहिए, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया, और ये भी सेट रखना चाहिए। अभी इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा थोड़ी देर में। ऐसा ही साइन आउट के साथ होता है। साइन आउट के अंदर हम एक ही ऑब्जेक्ट पास करते हैं, यहाँ पे हमें कोई वो नहीं पास करना है, ठीक है, प्रोवाइडर नहीं पास करना है, एक ही ऑब्जेक्ट पास करना है यहाँ पे, और उसके अंदर रीडायरेक्ट टू कर देना है, रीडायरेक्ट
2 कर देना है और यहाँ पर हम करेंगे अभी देखो, अभी मैं अगर रीडायरेक्ट ना करूँ तो क्या होगा, एक बार मैं होम पेज के ऊपर आ जाता हूँ क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ऐसे रीडायरेक्ट अगर कर दूंगा तो मेरा होम पेज खाली हो गया क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न करवाया है ये एम्प्टी फ्रैगमेंट। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर नॉट लॉग्ड इन, ये लिख दिया मैंने, तो ये यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आउट के अंदर हम ये सेट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे रीडायरेक्ट टू स्लैश लॉगिन, ये कर देंगे। तो जैसे ही साइन आउट का एक्शन परफॉर्म होगा तुरंत ही रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं लॉगिन के ऊपर मैनुअली आ जाता हूँ, मैनुअली आ गया हूँ और अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तुरंत ही लॉगिन हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी हम परमिशन दे चुके हैं गूगल को लॉगिन करने की और यहाँ पर केवल एक सिंगल अकाउंट है, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। अगर मल्टीपल अकाउंट्स होते तो हर बार चूज करने का ऑप्शन देता है कि किस अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना है, क्योंकि यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर, इस प्रोफाइल के अंदर सिंगल अकाउंट है, इसीलिए जैसे मैं क्लिक करूंगा तुरंत ही लॉगिन हो जाएगा। देखो लॉगिन हो गया। ठीक है, अब ये रीडायरेक्ट भी हो रहा है, लॉगिन करते ही तुरंत रीडायरेक्ट हो गया, लॉग आउट करते ही तुरंत फिर से रीडायरेक्ट हो गया। तो हमने वो वाला लॉजिक हटा दिया था तब भी ये रीडायरेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन हम ये वाला लॉजिक भी लगा के रखेंगे। क्यों? इसलिए ताकि जैसे अगर यूजर लॉग्ड इन है तो लॉगिन पेज पर ना रह पाए। यहाँ वाला इधर कहाँ गया, ये वाला लॉजिक भी इनकमेंट कर देंगे। अगर यूजर लॉग्ड इन रहेगा तो ऑटोमेटिकली होम पेज के ऊपर चला जाएगा, अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो लॉगिन पेज के ऊपर चला आएगा। ठीक है, अभी मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब एक चीज और हम समझते हैं कि अगर कोई पेज क्लाइंट कंपोनेंट हो तो उसके ऊपर हम कैसे अपना ये पूरा सेशन का इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट पेज के ऊपर हम ऑथ फंक्शन नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसके लिए अवेट में यूज करना है और क्लाइंट फंक्शन को हम एसिंक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसी कारण से ऑथ फंक्शन क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर सपोर्टेड नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेज बना लेते हैं। एक मैं कोई पेज बना लेता हूँ, क्या पेज बना लूँ, एक प्रोफाइल नाम का पेज बना लेता हूँ। एक पेज मैं बना लूंगा प्रोफाइल और इसके अंदर पेज डॉट tsx ये बना लूंगा और उसके अंदर इसी का कोड मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर प्रोफाइल पेज के अंदर मैंने उसी होम पेज का कोड डाल दिया है और यहाँ पर साइन आउट कंपोनेंट है। अभी के लिए मैं साइन आउट कंपोनेंट को, चलो मैं अगर इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो अभी इंपोर्ट कर लिया साइन आउट कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे, और इसको मैं क्लाइंट कंपोनेंट बना देता हूँ, यूज क्लाइंट। अभी मैं प्रोफाइल पेज के ऊपर चलूंगा तो होम पेज के ऊपर भी हमारा प्रोफाइल दिख रहा है, लेकिन ये एक सर्वर कंपोनेंट है। मैं यहाँ पे प्रोफाइल पेज के ऊपर आ जाऊंगा, यहाँ पर भी हमारा प्रोफाइल पेज दिखना चाहिए। ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, साइन आउट डॉट txt फाइल से आ रही है, txt नहीं tsx फाइल से आ रही है कि जो ये सर्वर एक्शन है ये क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर नहीं यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर साइन आउट कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, और जब हम एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर एक दूसरा कोई भी कंपोनेंट यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट जो है क्लाइंट कंपोनेंट बन गया, इसीलिए ये भी एक क्लाइंट कंपोनेंट बन गया और इसीलिए वो एरर आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहली बात तो इस चीज को फिक्स करते हैं। सर्वर एक्शन को हमें पता है कि हम एक सेपरेट फाइल के अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर एरर के अंदर भी बोल रहा होगा यू कैन आइदर एक्सपोर्ट देम फ्रॉम अ सेपरेट फाइल, तो हम एक सेपरेट फाइल के अंदर रख देते हैं, तो ये वाली एरर चली जाएगी। एक सेपरेट फाइल के अंदर ये वाला कोड कट करके हम पेस्ट कर देते हैं। एक सेपरेट फाइल, यहाँ पे एक्शंस नाम की फाइल बना लेंगे, इधर एक एक्शंस नाम का फोल्डर बना लेंगे, एक्शंस, उसके अंदर ऑथ एक्शंस। अब ये चीज हम कर रहे हैं, ये ऑथ जेएस नहीं बता रहा है, ये हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर रहे हैं। यहाँ पर हम यूज सर्वर लिखेंगे और इसके अंदर हम ये कर देंगे साइन आउट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइन आउट एक्शन, साइन आउट एक्शन इज इक्वल टू
कॉपी पेस्ट पूरा, और ये चीज़ यहाँ से हटा देना है। ठीक है, इतना कर देंगे। अब हम ये साइन आउट एक्शन को यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे ये सजेशन नहीं आ रहा है, और ये JS एक्सटेंशन मैंने डाल दिया है, इसको मुझे TS करना है, JS की आदत पड़ गई। तो अभी ये सजेशन आएगा, और ये इंपोर्ट करना है हमें। ठीक है, ये फंक्शन इंपोर्ट कर लेना है, और यहाँ पे सेट कर देना, इधर से ये साइन आउट हटा देना। तो अब ये वाली एरर चली जाएगी, लेकिन दूसरी एरर आएगी। ठीक है, ये एरर हमने सॉल्व कर दिया। तो हमें ये प्रोफाइल पेज तो ओपन हो रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम कंसोल ओपन करके देखेंगे तो ये देखो कंसोल के अंदर ये बहुत सारी एरर आ रही है। एक्चुअल में पेज के ऊपर भी हमें दिखाना चाहिए कि क्लाइंट कंपोनेंट्स कैन नॉट सपोर्ट एसिंक अवेट, डज नॉट सपोर्ट, ऐसी एरर आनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉमिस से ही एरर आ रही है, ये कुछ इस तरह से एरर आ रही है, और अभी आप देखो ये कितनी बार एरर आ रही है। तो ये कुछ मुझे लगता है कि बग है जो कि आ रहा है। मुझे लग रहा है कि देखो एसिंक हम बना रहे हैं एक क्लाइंट कंपोनेंट को, ठीक है, इसीलिए एरर आ रही है। अगर हम इसको एसिंक ना बनाएं तो देखो ये एरर चली जाएगी, ये जो इनफाइनाइट टाइम एरर आ रही है ये एरर चली जाएगी, और ये प्रॉपरली यहाँ पे एरर दे रहा है अवेट नॉट डिफाइंड, जो कि सही नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे अवेट को एक कीवर्ड की तरह ही ले रहा है, इसको ऐसा एरर देना चाहिए कि अवेट हम एक वैसे फंक्शन के अंदर, नॉर्मल फंक्शन के अंदर नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना देता हूँ तो आप देखना यहाँ पर इसको नल कर देता हूँ, नल। ठीक है, तो देखो ये लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया इसने, और कोई एरर नहीं आ रही है। बेसिकली वो जो एरर आ रही है ना, यहाँ पर इस तरह से करने पर, एसिंक बनाने पर, प्रोफाइल पेज के ऊपर जब जाते हैं हम, प्रोफाइल पेज, तो ये अनलिमिटेड, ये इस तरह से जो एरर आ रही है ये कोई बग के कारण आ रही है, हमारे पेज के ऊपर प्रॉपर एरर दिखनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे? तो हम क्लाइंट कंपोनेंट को एसिंक कंपोनेंट तो बना नहीं सकते हैं, हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक दूसरा हुक यूज करना पड़ेगा। उस हुक का नाम है यूज सेशन हुक। यूज सेशन, अब यहाँ पे सेशन नहीं दे रहा है, ये किस तरह से इंपोर्ट करेंगे यूज सेशन हुक, इसको सेशन देना चाहिए। ये नेक्स्ट ऑथ स्लैश रिएक्ट से हम इंपोर्ट करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे आके आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये लिखा होगा। तो यहाँ पर जैसे ये गेट सेशन का ये ऑप्शन है ना, सेशन मैनेजमेंट के अंदर, गेट सेशन के अंदर नेक्स्ट क्लाइंट का एक ऑप्शन है, ये बताएगा कि क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर कैसे हम सेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये यूज सेशन का हुक है, इसको हमें इंपोर्ट कर लेना है। ये ऑथ को नहीं इंपोर्ट करना है, यूज सेशन को इंपोर्ट कर लेना है फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ स्लैश रिएक्ट, यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, और इस सेशन के अंदर हमें ये रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब तुरंत ही फर्स्ट टाइम में नहीं रिसीव होगा, जैसे ही पेज रिलोड होगा ये हुक थोड़ी देर बाद यहाँ पे रिटर्न करेगा वैल्यू को। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे तो जो ये वाला तो हमारा दूसरा पेज है, हम इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। अभी एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखो यूज सेशन मस्ट बी रैप्ड विथ इन, ये तो देखो जो इनफाइनाइट एरर आ रही थी वो चली गई है, अभी प्रॉपर एरर आ रही है। यहाँ पे एक सेशन प्रोवाइडर के अंदर इसको रैप करना पड़ेगा। तो सही बात है, यहाँ पे हमने अभी आधा काम किया है। देखो कैसे यूज करना है इसको, यहाँ पे हमें अपने एडमिन बेसिकली लेआउट के ऊपर आ जाना है, और उसको हमें इससे रैप कर देना सेशन प्रोवाइडर के उससे। यहाँ पर एक डैशबोर्ड कंपोनेंट का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन हम अपने पूरे उसको रैप कर देंगे, लेआउट को हम रैप कर देंगे। यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे ये कंपोनेंट सेशन प्रोवाइडर, और इससे हम यहाँ पे पूरा रैप कर देंगे इस चिल्ड्रन को। ये रैप कर दिया हमने, और यहाँ पर क्या एरर आ रही है एक बार देख लेते हैं प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर। ये बेसिकली ये एरर आ रही है क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा इसका टाइप यहाँ पे नहीं पता है, तो इसीलिए टाइप वाली एरर आ रही है। अभी हम देखते हैं, उसको भी फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये एरर चली गई है यहाँ से। और कंसोल के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर डेटा है, और डेटा के अंदर हमारी सेशन की इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हमें यहाँ पे यूआई के ऊपर कोई कार्ड नहीं दिख रहा है, और जो इनफाइनाइट एरर आ रही थी ना वो भी चली गई है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर हमें सेशन ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर हमें यहाँ पे सेशन चाहिए तो हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे डेटा से, इस तरह से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे तो अब सेशन मिल जाएगा।
ये डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और उसको रीनेम करके सेशन बना दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम यूआई देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा, और ये जो यहाँ पे एरर आ रही है ये बेसिकली हाइड्रेशन की एरर होगी, जो कि एक्चुअल एरर नहीं है। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये एरर चली गई है। और यहाँ पे ये इमेज ब्रोकन दिख रही है। ये ब्रोकन इमेज इसलिए दिख रही है, अगर मैं आपको यहाँ पे नेटवर्क टैब ओपन करके दिखाऊं तो डेवलपमेंट के अंदर हमारा पेज बहुत बार रिफ्रेश होता है। तो गूगल के सर्वर को लगता है कि कोई इसके सर्वर पर अटैक कर रहा है, तो ये देखो रिफ्यूज कर देता है, टू मेनी रिक्वेस्ट्स। हम बार बार टाइप कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं कोड को, इसीलिए ये हमारी इमेज ब्रोकन आ रही है। जब प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर देंगे तो बार बार चेंज तो करेंगे नहीं, तो प्रॉपरली वर्क करेगी। एक बार मैं इसको ऐसा मैंने देखा है कि मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, कई बार ओपन इन न्यू टैब ऐसे कर देता हूँ तो यहाँ पे ओपन होता है, और फिर यहाँ भी ओपन होने लगता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, कई बार ये कैश कर लेता है, न्यू टैब के अंदर जब ओपन कर देते हैं तो ब्राउज़र के अंदर कैश हो जाता है, और फिर हर बार जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो अभी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। हम दूसरे वाले अकाउंट के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं, प्रोफाइल यहाँ पर आ गए हैं, और प्रोफाइल के ऊपर हम गए हैं, ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर दिया इसने होम पेज के ऊपर, और यहाँ पर भी ये होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। 1 मिनट, प्रोफाइल के ऊपर हम जा रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। एक बार हम इसको टेस्ट करते हैं, क्यों ऐसा रिडायरेक्ट कर रहा है। प्रोफाइल के ऊपर हम गए हैं, प्रोफाइल पेज हमने बनाया है, और यहाँ पर तो हमने होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करने का कोई लॉजिक भी नहीं लिखा है। यहाँ पे शायद ये लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है, और लॉगिन पेज होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दे रहा होगा। यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, बस यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे, तो हाँ अभी ये लोड हो रहा है। एक बार हम कंसोल के अंदर जाके देखते हैं कि हमारा जो सेशन है वो क्या आ रहा है। तो ये दिक्कत है, मुझे समझ आ गया। शुरुआत में ये अनडिफाइंड रहता है सेशन, तुरंत ही नहीं आता, ये मैंने पहले ही बोला था। शुरुआत में ये अनडिफाइंड रहता है, और जब सेशन अनडिफाइंड होता है तभी ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है। बेसिकली ये फॉल्स हो जाती है, ये फ्लिप होकर ट्रू हो जाता है, और ये रिडायरेक्ट कर देता है लॉगिन पेज के ऊपर, और लॉगिन पेज होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो समझ आ गया कि ये क्यों हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर से एक स्टेटस नाम की प्रॉपर्टी भी मिलती है, और इसकी वैल्यू होती है ऑथेंटिकेटेड, लोडिंग और अनऑथेंटिकेटेड। तो हमें लॉगिन के पेज के ऊपर तभी रिडायरेक्ट करना है जब स्टेटस की वैल्यू अनऑथेंटिकेटेड हो। ये चीज़ हम ऐसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी नहीं किया मैंने, कॉपी हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो सेशन के अंदर भी आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ये एक तो सेशन ना हो, और दूसरा स्टेटस की वैल्यू, यहाँ पे स्टेटस ले सकते हैं, स्टेटस की वैल्यू इज इक्वल टू अनऑथेंटिकेटेड। यहाँ पे सेशन नहीं आ रहा है, ये सेशन मैंने लिख दिया, स्टेटस लिखना था। स्टेटस इज इक्वल टू ये अनऑथेंटिकेटेड। जब स्टेटस की वैल्यू अनऑथेंटिकेटेड हो तभी लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना है। तो ये दो कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। और अब यहाँ पे ये एरर देने लगा है, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की एरर आने लगी है कि जो सेशन है ये अनडिफाइंड हो सकता है, उसके अंदर से ये वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम ये वाली कंडीशन अलग से लगा देंगे, और स्टेटस जब अनऑथेंटिकेटेड होगा तो हम रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज के ऊपर। हम एक दूसरी कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉट सेशन, जब सेशन ना हो तब हम एक, चाहे तो हम वो शिमर इफेक्ट लगा के लोडिंग लगा सकते हैं, या फिर हम एक रिटर्न कर देते हैं एक पैराग्राफ जिसके अंदर हम लिख देंगे लोडिंग। आप चाहें तो यूआई वाइज सुंदर दिखाने के लिए आप एक शिमर इफेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये रिडायरेक्ट नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। हम यहाँ पे प्रोफाइल पेज के ऊपर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, लोडिंग दिखा रहा है, और फिर ये आ गया। और उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, हम चाहें तो शिमर इफेक्ट भी बना सकते हैं। एकदम ऐसे ही यूजर प्रोफाइल दिखेगा, और उसके नीचे कार्ड और कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐसे लोड होती हुई दिखेगी। लेकिन हम उस चीज़ में नहीं पड़ेंगे, हम ईवाई बनाने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन सीख रहे हैं। और ठीक है, ये जो एक रिडायरेक्ट का इशू था वो भी हमने फिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यूज़र की इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे। तो डेटाबेस के अंदर कैसे सेव करवाएंगे, और कब हमें डेटाबेस के अंदर सेव करवाना चाहिए। तो
हमें यहाँ से जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को सेंड करके डेटा को सेव नहीं करवाना है। जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर क्लाइंट साइड के अंदर रिसीव हो रही है, ये डायरेक्टली हमें सर्वर के ऊपर रिसीव हो सकती है। वो कैसे? उसके लिए हमें ये जो auth.ts फाइल है, इसको हमें थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करना होगा। इसके अंदर हमें कॉलबैक्स पास करने होंगे। एक ऑप्शन होता है कॉलबैक्स का, ये ऑप्शन पास कर सकते हैं और इसके अंदर ये पूरा एक ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके अंदर हम साइन इन का एक कॉलबैक पास कर सकते हैं और ये कोड तब रन करेगा जब यूज़र साइन इन करेगा और ये सर्वर पर रन करता है कोड। यहाँ पर हम साइन इन पर एक फंक्शन पास करेंगे और ये साइन इन फंक्शन कुछ आर्गुमेंट्स को यहाँ पे रिसीव करेगा। मैं यहाँ पे साइन इन पैराम्स इसका नाम दे देता हूँ, साइन इन पैराम्स ये नाम दे दूंगा और कंसोल लॉक कर लूंगा, साइन इन पैराम्स। ठीक है, अभी ये यहाँ पर एक एरर दे रहा है। बेसिकली ये बोल रहा है कि टाइप void इज नॉट असाइनेबल टू टाइप। ये बेसिकली इससे हमें एक बूलियन को रिटर्न करना होता है। अगर हम रिटर्न करते हैं ट्रू, इसका मतलब हम साइन इन को अलाउ कर रहे हैं। अगर हम रिटर्न करते हैं फॉल्स, इसका मतलब हम साइन इन को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो साइन इन होने से जस्ट पहले, मतलब साइन इन जब गूगल का हमें टोकन मिल जाएगा, गूगल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो हमारा नेक्स्ट ऑथ यूजर को टोकन असाइन करने वाला होगा, उसके जस्ट पहले ये वाला फंक्शन रन करेगा। गूगल से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सब हमें यहाँ पे रिसीव होगी और उसके बाद अगर हमने ट्रू रिटर्न किया तो साइन इन होगा, अगर फॉल्स रिटर्न कर दिया तो साइन इन नहीं होगा। हम इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अपने पेज के ऊपर आ जाएंगे और इसको वर्क करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट कर दिया हमने, अब लॉग इन करेंगे। लॉग इन जब होगा उसी टाइम पर ये रन करेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर भी डेवलपमेंट मोड में यहाँ भी कंसोल लॉग दिखेगा और यहाँ भी कंसोल लॉग दिखेगा। जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है ना साइन इन पैराम्स के अंदर, ये सब कुछ हमें दिखेगा। यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और लॉगिन हो गया। ये देखो कहाँ से रन हुआ है, ये वाला कंसोल यहाँ पे तो नहीं रन हुआ है। ठीक है, साइन इन पैराम्स यहाँ पे नहीं आया क्योंकि वो लॉगिन पेज रिफ्रेश होकर दूसरे पेज पर चला गया रिडायरेक्ट के थ्रू, इसीलिए यहाँ पर ये प्रिंट होके नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कंसोल के अंदर हमें दिखेगा। ये तो पेज वाले फाइल से रन हो रहा है, मिल रहा है। लेकिन ये देखो, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। साइन इन पैराम्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है वो, जिसके अंदर यूजर नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर एक अकाउंट नाम की प्रॉपर्टी होती है और एक प्रोफाइल नाम की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर आप सोचेंगे इन सभी वैल्यूज का क्या मतलब है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज क्यों हैं? तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। बेसिकली जो अकाउंट नाम की चीज दिख रही है, ये गूगल के सर्वर से आती है। गूगल इतना चीज सेंड करता है और यहाँ पर जो आईडी टोकन आपको दिख रहा है, इसके अंदर यूजर की प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन होती है। ये इतना अगर हम कॉपी करके jwt.io के ऊपर जाएंगे तो हमें जो वैल्यूज दिखेंगी वो सारी वैल्यूज यही होंगी। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर जो भी चीज़ है ये सब कुछ आईडी टोकन के अंदर है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली करके। jwt.io यहाँ पर आ जाते हैं और उसके अंदर ये वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखना, ये सारी प्रॉपर्टी है ना, इन सारी प्रॉपर्टीज को ही यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, अब इसमें से पिक्चर प्रॉपर्टी को, नेम प्रॉपर्टी को और ईमेल प्रॉपर्टी को यूजर प्रॉपर्टी के ऊपर रख दिया गया है और एक आईडी प्रॉपर्टी भी है। ये शायद ये खुद से ऐड करता है। यहाँ पर आईडी प्रॉपर्टी तो नहीं होती है, यहाँ पर सब नाम की प्रॉपर्टी होती है, ये सब नाम की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसको आईडी नहीं बनाया गया है। ये खुद से शायद एक आईडी प्रॉपर्टी ऐड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना काम ये कर रहा है, यूजर प्रॉपर्टी को अलग से ऐड कर रहा है। ठीक है, जो ये है नेक्स्ट ऑथ, और हमारे काम की जो प्रॉपर्टी है वो भी यूजर वाली प्रॉपर्टी ही है। हम यहाँ पे यूजर प्रॉपर्टी को लेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है और यूजर प्रॉपर्टी को हम केवल कंसोल लॉक कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ से अभी फॉल्स रिटर्न करके दिखाता हूँ कि अगर मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा तो क्या होगा। ट्रू रिटर्न किया था तब हमारा ऑथेंटिकेशन आराम से हो गया, लॉगिन हो गया। लेकिन अगर हम फॉल्स रिटर्न करते हैं तो ये ऑथराइजेशन नहीं होगा, ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। ठीक है, एक बार हम टेस्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, साइन आउट करके दोबारा से लॉगिन विद गूगल करते हैं। हमने क्लिक किया है और अभी देखना आप, ये देखो एक्सेस डिनाइड, इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ से फॉल्स रिटर्न किया है। ठीक है, हम साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है ये हाइड्रेशन का ही एरर है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं भी इसको इग्नोर करता रहूँगा।
बेसिकली यहाँ पर एक्सटेंशन के कारण कोई एरर आ रहा होगा, और इसको मैं इनकॉग्निटो मोड के अंदर नहीं ओपन करूँगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम साइन इन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए बोलेगा, और यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन डाल के लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि ये इनकॉग्निटो मोड है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रहूँगा। अगर हाइड्रेशन की एरर आती है तो आप भी इग्नोर कर देना, मैं भी इग्नोर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रू रिटर्न करेंगे और कुछ नहीं रिटर्न करेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेटाबेस वाला काम करवाएंगे। डेटाबेस के अंदर इस यूज़र को सेव करेंगे। पहले तो चेक करेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम केवल ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम उसको क्रिएट करने के बाद ट्रू रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए मैं mongoose यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, और mongoose के लिए मैं ये वाला कोड ले लेता हूँ। यहाँ पर लिब फोल्डर के अंदर हमने ये वाला फोल्डर बनाया था ना, ये कनेक्ट डीबी बनाया था, ये चीज़ मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो लिब फोल्डर ही मैं यहाँ से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल देता हूँ। एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ, यहाँ पे मैं लिब फोल्डर बाहर ही डाल दूँगा, कॉपी फोल्डर। और यहाँ से मुझे केवल ये स्कीमा नहीं चाहिए क्योंकि ये वो चीज़ है, और मतलब वहाँ पे जॉड का स्कीमा था, और ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पे हम कुछ ऑथ से रिलेटेड काम करवा रहे हैं, हमें बस ये कनेक्ट डीबी चाहिए। ये इसके अंदर कनेक्ट डीबी फंक्शन है, इसको हम कनेक्ट डीबी को कॉल करके डेटाबेस से कनेक्ट करवाएंगे। और क्या करेंगे, और हम मॉडल्स को ले लेते हैं, मॉडल्स वाला फोल्डर बाहर रख देते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली हमारे टू डू वाले प्रोजेक्ट से ही हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। और मॉडल्स के अंदर टू डू मॉडल की ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। सेशन मॉडल की भी ज़रूरत नहीं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। यूज़र मॉडल रखेंगे यहाँ पे, और यूज़र के अंदर पासवर्ड नहीं होगा। पासवर्ड की जगह पे मैं कर दूंगा इमेज। इमेज नाम की प्रॉपर्टी मिलती है हमें, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी, नेम, ईमेल और इमेज, ये 3 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे सेव करवाएंगे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर सेव करवाने के लिए हमें डेटाबेस का यूआरएल भी चाहिए रहेगा, डीबी यूआरएल, डीबी यूआरएल ये चीज़ चाहिए होगा। तो ये भी मैं डेटाबेस के अंदर सेव कर देता हूँ, डेटाबेस नहीं, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर ये भी मैं सेव कर दूंगा। डीबी यूआरएल इज इक्वल टू क्या होगा, ये हम अपने MongoDB से उठा लेंगे। यहाँ पर मैं ये कॉपी कर लूँगा, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, ये कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। अब इतना अगर हम पेस्ट कर देंगे तो ये वर्क करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे वो नहीं बता रहे हैं डेटाबेस का वो कौन सा डेटाबेस हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल के अंदर हम स्लैश के बाद डेटाबेस का नाम देते हैं। तो चाहे तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर देते हैं कनेक्ट डीबी के अंदर, यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट के अंदर हम डीबी नेम ये सेट कर सकते हैं, और डीबी नेम में कर दूंगा नेक्स्ट ऑथ, बस इतना कर देते हैं, नेक्स्ट ऑथ डीबी नेम कर दूंगा। तो इतना कर देंगे। अब हम यहाँ पे कनेक्ट डीबी मेथड को इंपोर्ट करके कॉल करेंगे। कनेक्ट डीबी, ये सेशन अभी नहीं दे रहा है, और ये इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि जेएस नाम है इसका, मुझे सबका नाम चेंज करके टीएस करना पड़ेगा। टीएस ये कर दूंगा, और टीएस करते ही कुछ टाइपस्क्रिप्ट का एरर आएगा शायद। यहाँ पे ये डीबी यूआरआई ये एरर आ रहा है, इसको मैं एज स्ट्रिंग कर देता हूँ, एज स्ट्रिंग। तो ये थोड़ा सा टाइम लिया इसने और ये एरर चली गई है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या एरर है। ये क्या एरर है, नो ओवरलोड, पता नहीं एग्जैक्ट। यहाँ पे इसको मैं ऐसे इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम टाइपस्क्रिप्ट को नहीं फिक्स कर रहे हैं, बेसिकली हम अपना डेटाबेस से कनेक्ट करवा के काम करवा रहे हैं और ये वर्क करेगा, बस वो टाइपस्क्रिप्ट के लेवल पर एरर है। हम अभी ये इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट का सेशन आने लगा है, और कनेक्ट डीबी को कॉल करेंगे। यहाँ पे अवेट कर देंगे, अवेट लगा देंगे, और अवेट लगाने के लिए इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, इस फंक्शन को एसिंक। तो इसको एसिंक कैसे बनाएंगे, ये ऐसे बना सकते हैं, एक मिनट देखते हैं, ऐसे दे सकते हैं क्या, हाँ ऐसे भी दे सकते हैं, मैंने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया था, ठीक है। ये सिंक फंक्शन बन गया, अवेट किया, कनेक्ट किया, और अब हम फाइंड करेंगे यूज़र को, कॉन्स्ट
एग्जिस्टिंग यूज़र इज इक्वल टू, यहाँ पे यूज़र अवेट करेंगे, अवेट यूज़र मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, इसके ऊपर हम फाइंड ऑपरेशन करवाएंगे, डॉट फाइंड वन करेंगे, फाइंड बाय ईमेल कर लेंगे हम यहाँ पे, यूज़र डॉट ईमेल, यूज़र के ऊपर ईमेल प्रॉपर्टी रहती है, उसके थ्रू हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या एरर आ रही है, ये कैन नॉट फाइंड ईमेल, ऐसा ये बता रहा है। अच्छा, इस तरह से नहीं हमें देना, हमें कर्ली ब्रैकेट देना, कर्ली ब्रैकेट यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ देना है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं console log existing यूज़र, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इफ एग्जिस्टिंग यूज़र, इफ नॉट एग्जिस्टिंग यूज़र, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं है तो हम क्रिएट कर देंगे यूज़र को। तो एक काम करते हैं, क्रिएट भी कर देते हैं, यहाँ पे हम अवेट लगाएंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र डॉट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट के अंदर हम ये यूज़र डाल देंगे एज इट इज़, ये यूज़र ऑब्जेक्ट है, इसको डाल देंगे और ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होने के बाद हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, यानी कि लॉगिन करवा देंगे। और ट्राई कैच करके यहाँ पे ट्राई कैच कर सकते हैं, ट्राई, यहाँ पे कैच एरर, और यहाँ से हम एरर को कंसोल लॉग करवा देंगे और रिटर्न कर देंगे फॉल्स, यानी कि यूज़र अगर क्रिएट नहीं हुआ या फिर कोई भी एरर आ गई यहाँ पे यूज़र को क्रिएट करते टाइम या फाइंड करते टाइम, तो हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे, कोई भी दिक्कत आ गई है, बेसिकली किसी भी रीज़न से हम लॉगिन नहीं करवाएंगे। तो इतना कर दिया हमने। अब यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं, तो ये एरर आ रही है, mongoose को इंस्टॉल नहीं किया हमने, mongoose को इंस्टॉल करेंगे, mongoose, एक मिनट, npm i mongoose, तो mongoose इंस्टॉल हो गया, हम अपना सर्वर फिर से स्टार्ट कर देंगे। अभी हम टेस्ट करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, हमारा डेटाबेस कनेक्ट होना चाहिए और यूज़र क्रिएट होना चाहिए। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर कुछ एरर है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग यूज़र। एक बार हम यूआई के ऊपर भी जाके देखते हैं, तो यहाँ पर भी वही एरर है, और ये एरर आ रही है मॉडल्स के अंदर यूज़र मॉडल डॉट टीएस फाइल से आ रही है ये एरर। तो एक बार मॉडल वाली फाइल खोल लेते हैं, यहाँ पे ये यूज़र मॉडल की फाइल है, यहाँ पर ये डॉट यूज़र हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, है ना, तो यहीं से एरर आ रही होगी। यहाँ पर एग्जैक्ट लाइन नंबर तो दिखा नहीं रहा, लेकिन यहीं से एरर आ रही होगी, क्योंकि कैपिटल के अंदर यूज़र हम यहीं से रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। और अब टेस्ट करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये एरर चली गई है। और इधर ये टाइप स्क्रिप्ट की भी एरर आ रही है, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, जो स्कीमा है इसको मैं सेपरेटली एक स्कीमा क्रिएट कर दूंगा। कैसे, मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, इसके अंदर ये स्कीमा डाल देंगे, और यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पर हम इसका स्कीमा पास कर देंगे, इसका यूज़र स्कीमा। इस तरह से हम मॉडल क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहने देंगे। अब टाइप स्क्रिप्ट की भी एरर चली जाएगी और ये स्कीमा भी प्रॉपरली वर्क करेगा। एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये वर्क कर रहा है। अगर यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा देंगे तो वो एरर जो आ रही थी वो एरर आने लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये अनडिफाइंड रहता है, तो मॉडल्स अनडिफाइंड रहता है, तो ये एरर आने लगती है यहाँ पे। ठीक है, इतना कर लिया हमने, और ये हमारा अकाउंट लॉग आउट भी हो चुका है, शायद होम पेज के ऊपर आते हैं, ये लॉग आउट हो चुका है। अभी हम साइन इन करते हैं, और ये जो एरर है फिर से ये हाइड्रेशन की एरर है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा डीबी कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट डीबी वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये डीबी कनेक्ट होगा, हम फाइंड करेंगे यूज़र, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो यहाँ पे लॉग होगा, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं है
तो यहाँ पर नया यूज़र हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, और फिर रिटर्न ट्रू कर देंगे, जिससे कि हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और इधर एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा इस नाम से। कौन से नाम से? नेक्स्ट ऑथ नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर यूजर्स कलेक्शन बन जाएगा। तो एक बार हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया हमने, यूज़र लॉगिन हो गया है, यानी कि हमारा स्कीमा क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पर आते हैं, मतलब स्कीमा नहीं, यूज़र क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑथ नाम का डेटाबेस बन गया, यूज़र नाम का कलेक्शन बन गया और ये यूज़र प्रोकोडर यूज़र हमारे डेटाबेस तक भी आ चुका है, ठीक है। ये डेटाबेस के अंदर भी हमने यूज़र को स्टोर करवा लिया। अब बार बार ये यूज़र नहीं स्टोर होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर यूज़र लॉगिन करेगा, एक बार मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अब जब दोबारा से यूज़र लॉगिन करेगा तो दोबारा से, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो यूज़र नहीं क्रिएट करना है। बेसिकली हमने कंडीशन लगाई है कि अगर यूज़र नहीं है तब यूज़र को क्रिएट करना है, ठीक है, हमने ये कंडीशन लगाई है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बार बार यूज़र क्रिएट होता रहेगा। एक बार क्रिएट हो गया, जब नहीं था तब क्रिएट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेव हो गया हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटाबेस के अंदर यूज़र को भी सेव करवा सकते हैं और ये एकदम सही तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम कर सकते हैं। एक और कॉल बैक होता है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है सेशन। ये कॉल बैक है। इसको अगर हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर भी कई सारे आर्गुमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि एक होता है सेशन, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो न्यू सेशन, टोकन, यूज़र, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे वहाँ पर कई सारी चीज़ें थी, वैसे यहाँ पे भी हैं, लेकिन मेन चीज़ होता है यहाँ पे सेशन। अगर सेशन के ऊपर हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो हम वो इसके अंदर से ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेशन डॉट, मैं मान लो एज ऐड करना चाहता हूँ, एज इक्वल टू 50, ये करके यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा सेशन को, ठीक है, ये कर दूंगा। अभी ये बोल रहा है कि ये सेशन के ऊपर एज प्रॉपर्टी ऐड एग्जिस्ट नहीं करती है, टाइप स्क्रिप्ट की एरर है, लेकिन ये ऐड हो जाएगी प्रॉपर्टी हमारे सेशन के ऊपर। और अगर हम सेशन को कंसोल लॉग करवा रहे हो तो यहाँ पे देखो ये मिल रहा है। अब सेशन के ऊपर एज ऐड करवाना एक सेंस नहीं बनाता है, ये यूज़र के ऊपर अगर ऐड किए होते तो ज़्यादा ठीक रहता, तो वो भी हम कर सकते हैं। सेशन डॉट यूज़र डॉट एज ऐसा हम सेट कर सकते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये तो हाइड्रेशन का एरर है, यहाँ पे यूज़र के ऊपर ये प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे ये सेकंड आर्गुमेंट रिसीव होता है, यहाँ पे न्यू सेशन है, टोकन है, इसमें से कोई प्रॉपर्टी लेके एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अगर हमें ज़रूरत है, एक बार देख लेते हैं टोकन अवेलेबल है कि नहीं, तो वहाँ से प्रॉपर्टी लेके हम इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी लॉगिन करेंगे, ठीक है, लॉगिन हो गया है। ये देखो टोकन के ऊपर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से अगर कोई प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल ये सब नाम की प्रॉपर्टी है, यही होती है आईडी एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको अगर हमें सेव करवाना है, सेट करवाना है, तो हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार ऐड करके दिखा देता हूँ। सेशन डॉट यूज़र डॉट आई डी इज इक्वल टू टोकन डॉट सब, इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इधर देखो यूज़र के ऊपर ये आईडी नाम की भी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं यूजिंग सेशन कॉलबैक। और यहाँ पर ये टाइप स्क्रिप्ट की एरर आ रही है, बेसिकली ये बोल रहा है कि ये अनडिफाइंड हो सकता है ना, ये अनडिफाइंड हो सकता है, तो इसको एज स्ट्रिंग कर सकते हैं ऐसे, तो ये टाइप स्क्रिप्ट की भी एरर चली जाएगी। तो इतना कर लिया। अब एक चीज़ और हम फिक्स कर देते हैं, फिक्स क्या, थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। बेसिकली साइन इन के अंदर जो हमारा किधर गया ऐप डॉट जी एस, इधर हमारा जो लॉगिन कंपोनेंट है, ये वाला साइन इन कंपोनेंट है, यहाँ पर ये जो सर्वर एक्शन है, इसको हम एक्शंस के अंदर डाल देंगे, इनलाइन नहीं रखेंगे। एक मिनट में इसका नाम चेंज करके साइन इन कर दूंगा और उसकी वैल्यू में मैं ये पेस्ट कर दूंगा और साइन इन फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे ऑथ से, ठीक है, ये हो गया। अब साइन इन एक्शन को मैं इधर डाल दूंगा, इसको इंपोर्ट करवा दूंगा, ये हो गया, और यहाँ से ये हटा देंगे। बस
इतना कर दिया, हमारा लॉगिन विथ गूगल प्रॉपरली सेटअप हो गया और ये डेटाबेस में भी यूज़र्स को सेव करवा रहा है। अब एक नए अकाउंट के अंदर मैं साइन इन करवाता हूँ। एक नया अकाउंट ले लेते हैं। ये अकाउंट एक बार, यहाँ पे तो पुरानी एरर ऐसे दिखा रहा है, एक बार साइन आउट करके हम साइन इन करेंगे और डेटाबेस के अंदर हमारा यूज़र आ जाएगा। अभी यहाँ पे कोई यूज़र नहीं है, साइन इन करते हैं। साइन इन किया हमने, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर यूज़र आ जाएगा। रिफ्रेश किया, ये देखो ये वाला यूज़र आ गया। अब कितनी बार दोबारा से साइन इन करेगा, बार बार वो यूज़र नहीं क्रिएट होगा क्योंकि हमने प्रॉपर कंडीशन लगा के रखी है। ठीक है, तो सही है। ऐसे हम प्रोफाइल पेज के ऊपर भी जा सकते हैं। प्रोफाइल पेज भी हमारा खुलेगा और ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है। यहाँ पे लोडिंग हल्का सा दिखता है, फिर खुलता है, हल्का सा स्लो है। आप चाहें तो यहाँ पे वो लगा सकते हैं, क्या, अरे भूल गया, मतलब शिमर इफेक्ट जो होता है ना, लोडिंग इफेक्ट, वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। वो टास्क ये है कि आप ये जो नेक्स्ट ऑथ है, इस चीज़ को अपने टू डू एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, मैंने अब सेपरेटली समझा दिया। अब आपको टू डू ऐप के अंदर जो हमारा फॉर्म है, जहाँ पर लॉगिन विथ ईमेल पासवर्ड हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके नीचे आप लॉगिन विथ गूगल का बटन बनाइए। लॉगिन विथ गूगल उसके अंदर इम्प्लीमेंट करिए और उस यूज़र को, उस यूज़र के टू डू को एसोसिएट करवाइए उससे, यानी कि जब वो यूज़र अपना टू डू क्रिएट करे तो उसकी आईडी उससे एसोसिएट हो जाए। और एक बार यूज़र आ गया है तो वो हम एसोसिएट कर ही सकते हैं। और जब भी यूज़र लॉग्ड इन रहेगा तो हमें सर्वर कंपोनेंट के अंदर इस तरह से मिल जाएगा, यहाँ से इस तरह से हमें मिल जाएगा यूज़र का डिटेल, यूज़र का नेम, ईमेल, सब कुछ मिल जाएगा। तो उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं। ऐसे ही हम क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं। स्टेटस के अंदर हमें अनऑथेंटिकेटेड मिल जाएगा अगर लॉग्ड इन नहीं है तो हम लॉगिन करवा देंगे उसको। फिर उसके बाद हमें सेशन के अंदर यूज़र का ईमेल मिल जाएगा। उसके बेसिस पर हम यूज़र को मतलब यूज़र के टू डूज़ को क्रिएट करवाएंगे। तो इस तरह से वो टू डू यूज़र से एसोसिएटेड रहेगा। तो ये टास्क है, आपको ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना है। तो ये वाला वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, लेकिन अभी ये जो लॉगिन कर रहा है, लॉगिन इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये नेक्स्ट ऑथ, ये JWT स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहा है और उसका डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी ड्यूरेशन होता है 30 डेज़। उसको भी हम अगर चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे सेशन नाम का एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। एक आर्गुमेंट नहीं, एक बेसिकली प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं और यहाँ पर हम मैक्स एज ये सेट कर सकते हैं। मैक्स एज अगर मैं 3600 सेट कर दूंगा तो ये 1 घंटा हो जाएगा। सेकंड्स के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू को सेट करते हैं। अगर इसके ऊपर आप हवर करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, रिलेटिव टाइम फ्रॉम नाउ इन सेकंड्स टू एक्सपायर द सेशन। ठीक है, सेशन को कितने देर बाद एक्सपायर करना है। तो ये 30 डेज बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको 1 हफ्ता चाहिए तो 1 हफ्ता आप सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई करके सेट कर सकते हैं। अब मुझे JWT पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि JWT के अंदर हमारे सर्वर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है कि वो यूज़र अगर लॉग्ड इन हो गया है तो उसको हम खुद से लॉग आउट नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने 1 घंटा या 7 दिन के लिए उसका सेशन क्रिएट कर दिया है तो उतने दिन के लिए क्रिएटेड रहेगा। अगर यूज़र चाहे तो खुद लॉग आउट कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। ये JWT का ड्रॉबैक होता है। तो ये एक दूसरी स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड करता है। जैसे हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डालेंगे ना, तो यहाँ पे JWT बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। एक डेटाबेस स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, लेकिन डेटाबेस स्ट्रैटेजी ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है। मैंने इसको टेस्ट किया था। अगर आप इसको देखना, अगर वर्क करेगी तो बताना। हम जैसे डेटाबेस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं तो एक समस्या ये आती है कि इन्वायरमेंट का इशू हो जाता है। जो ये है ना, इसका मिडलवेयर जो ये प्रोवाइड करता है, किधर गया हमारा मिडलवेयर, मिडलवेयर, तो ये मिडलवेयर जो है ये एज इन्वायरमेंट के अंदर रन करता है और यही मिडलवेयर रन करके चेक करता है कि वो यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं। और हमें पता है कि मिडलवेयर एज इन्वायरमेंट के अंदर रन करता है और अगर हम अपने सेशन को एज इन्वायरमेंट के अंदर स्टोर कर देंगे तो फिर वो चेक ही नहीं कर पाएगा, है ना? उसको सेशन जाके डेटाबेस से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दिक्कत है और इसके बारे में एक आर्टिकल भी है, यहाँ पे मैंने ओपन किया था। ये देखो, ये एज रन टाइम इसका सपोर्ट है। यहाँ पे कुछ तरीका दिया गया है कि किस तरह से आप सपोर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे ये प्रिज्मा का यूज़ करके एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है।
लेकिन मैंने इसको भी ट्राई किया था, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये चेक नहीं कर पाएगा कि वो हमारा सेशन डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ऑथ चेक करने का काम है वो मिडलवेयर के अंदर हो रहा है। अगर आपको कोई वर्क अराउंड मिलता है या आपको कोई आर्टिकल मिलता है या अगर आप इसका सॉल्यूशन खुद निकाल पाते हैं तो आप कमेंट करके बताना और उसके ऊपर आर्टिकल लिखना। बहुत सारे लोगों को ये वाली समस्या आ रही है। ठीक है, तो अब एज ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। यहाँ पर आप देखना, देखो, एज एज बिकम्स मोर पॉपुलर। ठीक है, as edge becomes more popular, people are naturally trying to deploy auth.js and next-auth in these environments and running into some functionality, some fundamental compatibility issues. ठीक है, तो वही ये इशू के बारे में इस आर्गुमेंट बोल रहा हूँ। इस ब्लॉग के ऊपर उस इशू के बारे में प्रॉपर बताया गया है। सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके भी बताए गए हैं, लेकिन ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर रेडिट के ऊपर भी मैंने सर्च किया था, यहाँ पर भी इनको एक समस्या आ रही है। जब उसका वो सेट कर देते हैं ना, जब किधर गया, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जब हम बेसिकली उसका कॉन्फ़िगरेशन ये डेटाबेस कर देते हैं ना, किधर गया इसका, ये यहाँ पर स्ट्रैटेजी, ये जब डेटाबेस कर देंगे ना, तो एक तो डेटाबेस करने के बाद हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक अडेप्टर लगता है। हम जैसे ये करेंगे और अगर हमारा ये कोड रन करेगा तो डेटाबेस अडेप्टर का इशू आएगा। अडेप्टर आप जब कनेक्ट कर लेंगे, आप मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ ताकि थोड़ा-सा आप आगे बढ़ जाएँ। आपको ये सर्च करना है, डेटाबेस अडेप्टर ऑथ जेएस, ये सर्च करेंगे तो आपको डेटाबेस अडेप्टर्स मिल जाएगा। यहाँ पर मोंगोडीबी अडेप्टर मिल जाएगा। फिर इसको कैसे यूज़ करना है, इस तरह से इंस्टॉल करके मोंगोडीबी यूआरएल सेट करके इस तरह से सेटअप करना है। आप इस तरह से सेटअप कर देंगे तभी ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये एक db.ts फाइल बना के आप कनेक्ट कर देंगे, लेकिन तब भी ये वर्क नहीं करेगा। आपको वो वाला इशू आएगा, इन्वायरमेंट वाला, जो एज इन्वायरमेंट है ना, वो वाला एरर आएगा। फिर आप देखना कि आप अगर उसको सॉल्व कर सकते हैं किसी तरह से, तो आप बताना। आप उसके ऊपर एक ब्लॉग लिख देना, आर्टिकल लिख देना और कमेंट के अंदर बताना। अगर वो इश्यू सॉल्व हो जाता है और आप मुझे बता देते हैं तो उसके ऊपर मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम डेटाबेस स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम अभी JWT यूज़ कर रहे हैं, जो कि ठीक है, मतलब सभी लोग यूज़ करते हैं JWT। अगर आपको JWT ही यूज़ करना है तो ठीक है, उस केस में ये वर्क करता है, प्रॉपर्ली सही से काम कर रहा है। और आप ऑनलाइन भी जितने ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या ट्यूटोरियल्स देखेंगे उसमें भी JWT स्ट्रैटेजी का ही यूज़ होता है, तो इतनी कोई गड़बड़ चीज़ नहीं है। ठीक है, ये भी। अभी यहाँ पर अगर हम अपना कंसोल ओपन करते हैं तो कंसोल के अंदर एक एरर आ रही है, अ Node.js API इज यूज्ड process.exit at line 18। ये कहाँ से एरर आ रही है? ये हमारे इस फाइल से आ रही है जहाँ पर हम डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं। इधर फाइल का भी नाम ये बता रहा है, कनेक्ट डीबी लाइन नंबर 18। अब ये क्यों एरर आ रही है? हमारा एप्लीकेशन तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर हम एप्लीकेशन के अंदर आके टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लॉगिन कर पा रहे हैं। ये देखो, अभी ये लॉगिन हो जाएगा, ये लॉगिन हो गया है। और अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो भी ये सेशन परसिस्ट कर रहा है, लॉग आउट कर रहे हैं तब भी ये वर्क कर रहा है। तो ये एरर क्यों आ रही है? देखो, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये हम जो ऑथ फाइल है ना, इसको हम मिडलवेयर के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मिडलवेयर के अंदर जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो जैसे ही इंपोर्ट करते हैं ये पूरा फाइल उस बेसिकली मिडलवेयर के इन्वायरमेंट के अंदर पार्स होता है। ठीक है, उसके अंदर पार्स होता है, लेकिन ये वाला हमारा फंक्शन नहीं रन करता है। ठीक है, ये वाला फंक्शन कब रन करेगा? जब साइन इन होगा। और ये वाला फंक्शन सर्वर के ऊपर रन करता है। ठीक है, कनेक्ट डीबी, बेसिकली मैं कनेक्ट डीबी फंक्शन की बात कर रहा हूँ जो कि इस साइन इन फंक्शन के अंदर रखा है। तो कनेक्ट डीबी फंक्शन केवल और केवल सर्वर के ऊपर रन कर रहा है, इसीलिए डेटाबेस ऑपरेशंस के अंदर कोई एरर नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल मिडलवेयर के अंदर हम ये जो ऑथ को इंपोर्ट कर रहे हैं इसी से दिक्कत है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? इस चीज़ को हम फिक्स करने के लिए अगर हम मिडलवेयर डॉट टी एस फाइल डिलीट कर देते हैं तो ये फिक्स हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों? ये कैसे वर्क कर रहा है? तो एक बार हम टेस्ट करते हैं। हमने रिस्टार्ट कर दिया है अपना सर्वर। अगर हम लॉगिन पेज के ऊपर आते हैं, थोड़ा-सा ये बिल्ड करेगा फर्स्ट टाइम। ठीक है? देखो लॉगिन पेज ओपन हो रहा है। होम पेज के ऊपर जाएँगे, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज के ऊपर। यानी कि ये वाली फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है। तो हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमने लॉगिन कर लिया और ये यूज़र लॉग्ड इन होके दिखा रहा है। और ये इमेज आपको पता ही है क्यों नहीं लोड हो रही है। बार-बार हम डेवलपमेंट के अंदर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो गूगल ब्लॉक कर देता है। ठीक है? तो सही है, ये तो वर्क कर रहा है। मिडलवेयर हमने हटा दिया, तब भी वर्क कर रहा है। ये तो हमने फालतू में सेटअप किया था। तो सही बात है, ठीक है। हमें मिडलवेयर की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिडलवेयर अगर होता तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर देता वो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि हम यहाँ पे JWT यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर JWT यूज़ कर रहे हैं और JWT डायरेक्ट हमारे सर्वर तक आती है और यहाँ पे वेरीफ़ाई होती है, ठीक है। जब हम सेशन को एक्सेस करते हैं ना, तो इधर से वेरीफ़ाई वेरीफ़ाई होके ऑटोमेटिकली ये हमारे कोड के अंदर अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे डेटाबेस से कुछ फेच करने की ज़रूरत ही नहीं होती है और मिडलवेयर के अंदर हमें कुछ भी वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जैसे हम ऑथ फंक्शन यूज़ करते हैं ना, या फिर यहाँ पर हम ये यूज़ सेशन करते हैं, तो JWT टोकन से जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन थी, वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाती है और बिहाइंड द सीन्स नेक्स्ट ऑथ उसको वेरीफ़ाई कर देता है। मतलब ये जो हमारा env.local के अंदर ये सीक्रेट कोड है ना, ये वाला ऑथ सीक्रेट, इसका यूज़ करके वेरीफ़ाई करके हमें दे देता है। इसीलिए हमें मिडलवेयर की भी ज़रूरत नहीं है और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। वो वाली एरर भी चली गई है, अब कंसोल के अंदर कोई एरर नहीं आ रही है, बस ये कंसोल लॉग आ रहा है। इस कंसोल लॉग को हम हटा देते हैं। एक तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग कर रहे हैं और एक यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? और और कहाँ पे कर रहे हैं? और यहाँ पर टोकन कर रहे हैं कंसोल लॉग और यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र कर रहे हैं कंसोल लॉग। ये सारे कंसोल लॉग्स हटा देते हैं ताकि हमारा कंसोल क्लियर रहे। अभी मैं दोबारा से रीरन करूँगा, ठीक है? और दोबारा से हम टेस्ट करेंगे, ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा, ठीक है? ये देखो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई यहाँ पे एरर भी नहीं आ रही है। हम लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट हो जाएगा, लॉगिन करते हैं, ये लॉगिन भी हो जाएगा, ठीक है? ये देखो लॉगिन हो गया और कंसोल के अंदर कोई भी एरर नहीं आ रही है। सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है? तो इतना हमने कर दिया है। अब अगर हम चाहें तो अपना खुद का एक मिडलवेयर रख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमारी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। कैसा मिडलवेयर? जैसे अभी मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। एक बार मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। जब मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर किधर गया हमारा ये एप्लीकेशन टैब है। यहाँ पर ये कई सारी कुकीज़ ये सेट करता है। CSRF टोकन सेट करता है। ये ये मेन हमारा टोकन है, जिसके अंदर यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी रहती है। auth.session ये वाला टोकन। तो जब हम लॉग्ड इन रहते हैं, तो ये वाला टोकन हर एक रिक्वेस्ट के साथ हमारे सर्वर तक आता है और हमें पता है कि हम नेक्स्ट.js के मिडलवेयर के अंदर किसी भी कुकी वाले टोकन को या कुकी को पर्टिकुलर कुकी को हम चेक कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो हम एक खुद का मिडलवेयर लगा के ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये वाला कुकी हमारे रिक्वेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तभी हम उसको अलाउ करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ करने के लिए मैं एक मिडलवेयर बना देता हूँ। मैं कंट्रोल Z कर दूँगा, ये मिडलवेयर डॉट टीएस फाइल वापस आ जाएगी और जैसे ही वापस आएगी, हमें ये एरर दिखने लगेगा। एक बार ये देखो, जैसे हमने रिलोड किया पेज, ये एरर दिखने लगा। तो हम यहाँ से ये इम्पोर्ट हटा देंगे। ये इम्पोर्ट हटाएँगे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट चाहें तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, मैंने करके नहीं बताया था। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फंक्शन। एक तो हम नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि मिडलवेयर नाम का एक फंक्शन ही एक्सपोर्ट कर दें और दूसरा हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं और इस फंक्शन के अंदर में रिक्वेस्ट रिसीव होती है, ठीक है? ये हमारा मिडलवेयर हो जाएगा। यहाँ पे इसका नाम देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। अब ये रिक्वेस्ट का जो टाइप है ये एनी बता रहा है, बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट की एरर है। तो इसका टाइप हम सेट कर देंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स।
ठीक है। ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स टाइप का ये रिक्वेस्ट रहेगा। रिस्पॉन्स नहीं, मैंने गलत सेट कर दिया। नेक्स्ट रिक्वेस्ट सेट करना है मुझे। नेक्स्ट रिक्वेस्ट ये चीज़ सेट कर देना है। ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हम हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना कंडीशन लगाएंगे। पहले तो हम चाहें तो कंसोल लॉग करके देख सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़, 1 मिनट पूरा मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने ऐसे नाम दिया, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़। इस तरह से हम कंसोल लॉग कर सकते हैं कि क्या क्या कुकीज़ आ रही हैं। और यहाँ पे हम एक कन्फिग भी लगा देंगे, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कन्फिग इज इक्वल टू, इसके अंदर हम मैचर लिख देंगे और मैचर की वैल्यू हो जाएगी एक एरे, और हम इसको होम पेज के ऊपर रन करेंगे और प्रोफाइल पेज के ऊपर रन करेंगे। बेसिकली इन्हीं दो पेजेस को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इन्हीं दो एंड पॉइंट्स को, तो हम इन दोनों के लिए ये मैचर लगा देंगे ताकि रिक्वेस्ट सबके लिए ना रन करे, बस इन्हीं दोनों के लिए रन करे। अगर हम चाहें तो कंसोल लॉग रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट, ये मैं हाफ ही लिखता हूँ, ये एक्सप्रेस के कारण मेरी आदत पड़ गई है। रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट पाथ नेम, ये भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो केवल 2 पेजेस के लिए रन होगा, एक तो हमारे उसके लिए होम पेज के लिए और एक उसके लिए प्रोफाइल पेज के लिए। ठीक है, मैंने npm run dev कर दिया। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखो यहाँ पे हमें कुकी प्रिंट होके आ रही है, ये कुकी मिल रही है। देखो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़, इसके अंदर ऑथ CSRF टोकन भी है और यहाँ पे ये ऑथ सेशन टोकन भी है। ठीक है, तो सारी कुकीज़ यहाँ पे आ रही हैं। हम केवल सेशन टोकन को चेक करेंगे, आप चाहें तो CSRF टोकन को भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, कुकीज़ डॉट गेट, और गेट के अंदर मैं ये टोकन का नाम डाल दूंगा। ठीक है, कुकी का नाम, और इफ कंडीशन लगा के यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा। आपको पता है क्या रिटर्न करना है रीडायरेक्ट करने के लिए। यहाँ पर हम रीडायरेक्ट मेथड का नहीं यूज़ कर सकते हैं जो नेक्स्ट नेविगेशन से मिलता है। यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट रिस्पॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है जावास्क्रिप्ट का उसके ऊपर भी रीडायरेक्ट मेथड है, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। और रीडायरेक्ट के अंदर हम एक न्यू यूआरएल ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इसके अंदर हम सेट कर देंगे लॉगिन। ठीक है, लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना है, और सेकंड आर्गुमेंट के अंदर हम सेट कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट यहाँ पे ऑरिजिन, ये सेट कर देंगे। ठीक है, ये मिला के पूरा एब्सोल्यूट पाथ बना देगा लॉगिन के लिए और रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखो यहाँ पे रन कर रहे हैं, ये हमारा शायद बंद हो गया होगा सर्वर, नहीं सर्वर चल रहा है। और एक कॉन्सोल लॉग भी यहाँ पे लगा देते हैं, रिटर्न फ्रॉम द मिडलवेयर। ये कॉन्सोल लॉग भी रन करेगा जब ये रन होगा ना, जब ये मैच करेगा तो ये वाला कॉन्सोल लॉग भी रन होगा। रिटर्न फ्रॉम द मिडलवेयर, ये बार बार हो रहा है, और यहाँ पर यूआई के ऊपर ये बता रहा है कि पेज इज नॉट वर्किंग, टू मेनी रिडायरेक्ट्स। बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लॉगिन पेज के ऊपर जब जा रहे हैं तो वहाँ पर ये टोकन तो, और कंसोल के अंदर ये रिटर्न फ्रॉम मिडलवेयर ये कई बार प्रिंट होके आ रहा है, बहुत बार, बहुत ज़्यादा बार ये हो गया। बेसिकली हम यहाँ पे इनफाइनाइट रिडायरेक्ट कर रहे हैं, गलती से हमने लॉजिक को गलत कर दिया। हमें यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाना है कि जब कुकी के अंदर ये चीज़ ना हो, ये वाला टोकन, तब हमें रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम होम पेज के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हम होम पेज के ऊपर हैं और हमारे पास ये टोकन एग्जिस्ट कर रहा है। अभी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ टोकन को। अब ये देखना, ये ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज के ऊपर ले आया, यानी कि ये सही से वर्क कर रहा है। एक बार हम दोबारा से टेस्ट करते हैं इसको। लॉगिन कर लिया हमने, और अब लॉगिन करने के बाद मैं लॉगिन पेज के ऊपर मैनुअली जाता हूँ तो भी ये रीडायरेक्ट करके हमें बैक होम पेज के ऊपर ले आता है, यानी कि हमारा लॉजिक ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है यहाँ पे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं जो कि है एक्चुअल टोकन की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके उसको वैलिडेट करना, उसको वेरीफाई करना यूजिंग ये चीज़। ठीक है, हम ये वैलिडेट करके फिर आगे अलाउ कर सकते हैं, मतलब अपना ये ऑथ सीक्रेट का यूज़ करके इस टोकन को वेरीफाई करेंगे। अगर वो वेरीफाई होता है तब हम इसको आगे बढ़ने देंगे, नहीं तो
रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए आपको दूसरी लाइब्रेरी लगेगी जो कि है जॉश लाइब्रेरी, JOSE NPM। इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये बेसिकली एज इन्वायरमेंट के अंदर कंपैटिबल रहेगी। आप वो वाला JWT वाली लाइब्रेरी नहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इतना ठीक है हमारे अकॉर्डिंग, बिहाइंड द सीन्स ये वेरीफाई कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये वेरीफाई करके ही यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर हम इसको अपने सेशन को मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा भी, इसमें से कोई भी वैल्यू को मैं एडिट कर देता हूँ, तो लॉग आउट हो जाएगा ये प्रॉपरली। अब लॉग्ड इन नहीं है ये। मैंने देखो, मैंने वो एडिट कर दिया, ये लॉग आउट हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे इश्यूज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये एरर आ रही है। बेसिकली हमें इसको ट्राई कैच के अंदर रखना चाहिए। जब हम यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें ट्राई कैच के अंदर रखना चाहिए ताकि जो एरर आए उसको हम प्रॉपरली यूआई के ऊपर शो करवा सकें। ठीक है, प्रॉपरली हम बता सकें कि तुम लॉग आउट हो चुके हो या कोई भी दिक्कत है। लेकिन अभी अगर रिफ्रेश कर देंगे तो कोई एरर नहीं है। तो ये चीज़ भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि यूज़र ने उस टोकन को एडिट किया है कि नहीं। अगर वो एडिट कर देता है तो हम उस चीज़ को कैच कर सकते हैं यहीं से ही, मिडलवेयर से। ठीक है, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। थोड़ा-सा लॉजिक ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो और भी सही रहेगा, और भी सिक्योर रहेगा, और भी फास्ट रहेगा। क्योंकि अगर हम जो भी चेक्स है वो मिडलवेयर के अंदर करते हैं तो वो ज़्यादा फास्ट होता है। मिडलवेयर का जो एज रन टाइम होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि फास्ट क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये हमने फिक्स कर दिया। अब लास्ट चीज़, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट फाइनल बनाएँ, तो आप उसको बिल्ड करके देखिए कि ये बिल्ड हो रहा है कि नहीं। एक बार हम इसको चेक करते हैं, npm run build। अगर वो कोई भी प्रोडक्शन के अंदर दिक्कत होगी, तो बिल्ड नहीं होगा, एरर आ जाएगी। और बिल्ड करके हमें रन भी करना चाहिए। इस केस में अभी हम रन करेंगे, तो बिल्ड तो हो जाएगा, लेकिन रन करते टाइम एक दिक्कत आएगी। वो क्या दिक्कत है अभी हम देखते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो ये हमारा बिल्ड हो चुका है। अब हम इसको npm start का यूज़ करके रन करते हैं। ये रन हो चुका है। अब हम होम पेज के ऊपर आते हैं, मतलब अपने पेज के ऊपर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो, ये क्या एरर है, होस्ट मस्ट बी ट्रस्टेड। ये बोल रहा है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर तुम लोकल होस्ट नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बोल रहा है। ये एरर नेक्स्ट ऑथ थ्रो कर रहा है। ठीक है, जो ऑथ जिससे नेक्स्ट ऑथ है, वो बोल रहा है कि प्रोडक्शन के अंदर तुम्हें ये चीज़ नहीं यूज़ करना है, लोकल होस्ट। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हम टेस्टिंग के लिए फिक्स कर सकते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन के अंदर हमें क्या यूज़ करना है, जब हम इसको प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे वहाँ पर ये कोड रन करेगा, तो वहाँ पर एरर नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पर लोकल होस्ट नहीं रहता है। ठीक है, अभी अगर हमें यहाँ पे टेस्ट करना है तो मैं लोकल ये खोल लूँगा env.local फाइल, और यहाँ पर मैं ये लाइन ऐड कर दूँगा, ऑथ ट्रस्ट होस्ट लोकल होस्ट 3000। ये चीज़ मैं ऐड कर दूँगा और दोबारा से हम रिस्टार्ट कर देंगे अपने सर्वर को। अब यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखो वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं है। प्रॉपरली लॉगिन करेंगे तो लॉगिन भी होगा। देखो लॉगिन भी हो गया है। और एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि ये सेशन परसिस्ट कर रहा है कि नहीं। प्रोफाइल पेज के ऊपर चले जाते हैं, प्रोफाइल पेज। तो यहाँ पर एक दिक्कत है, देखते हैं क्या दिक्कत है। प्रोफाइल पेज के ऊपर, प्रोफाइल पेज के ऊपर ये बेसिकली ये दिक्कत है। यहाँ पे हम एसिंक फंक्शन बना रहे हैं, ये पता नहीं क्यों मैंने बनाया होगा। एसिंक फंक्शन यूज क्लाइंट है, फिर भी एसिंक फंक्शन बना रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसको हम एसिंक हटा देंगे और दोबारा से हम बिल्ड करेंगे। एक बार मैं npm run बिल्ड करूँगा तो ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से टेस्ट करेंगे, npm स्टार्ट करेंगे और प्रोफाइल पेज के ऊपर जाके टेस्ट करेंगे। तो एक बार एप्लीकेशन बनाने के बाद हमें सभी पेजेस को, सभी चीज़ों को चेक करना चाहिए। ये देखो एरर फिक्स हो गई है। वो जो एरर थी वो वही एरर थी कि एसिंक फंक्शन, जो यूज़ क्लाइंट है, एसिंक फंक्शन नहीं हो सकता है क्लाइंट कंपोनेंट्स। तो ये हमारा होम पेज भी रन कर रहा है। ठीक है, और प्रोफाइल पेज भी रन कर रहा है जो कि क्लाइंट कंपोनेंट है। ठीक है, और लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट भी हो जाएगा। सब कुछ वर्क कर रहा है प्रोडक्शन के अंदर भी, और ये इसी कारण से वर्क कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑथ ट्रस्ट लोकल होस्ट ये ऐड कर दिया, लोकल होस्ट
3000। लेकिन हमें प्रोडक्शन के अंदर ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐड करना भी नहीं चाहिए, ताकि हम HTTPS यूज़ करें प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली HTTP इन्वायरमेंट्स के लिए एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि ये सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट जो होता है वहाँ पे हम HTTPS यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया, हमारा प्रोडक्शन वाला बिल्ड भी चल रहा है प्रॉपरली और हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम Auth.js लाइब्रेरी का यूज़ करके अपने Next.js प्रोजेक्ट्स के अंदर लॉगिन विथ गूगल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ ये सेक्शन भी यहीं पर कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम Next.js की एप्लीकेशन को प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट के लिए सेटअप कर सकते हैं। उसके अंदर हम देखेंगे ESLint का सेटअप, प्रिटियर का सेटअप, लिंट स्टेज्ड का सेटअप और हस्की का सेटअप। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्यों हमें सेटअप करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट सेक्शन के लिए एक्साइटेड होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेक्शन में।